इस शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। ये सीरीज आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थियरी का सेशन हम लोग डे बाय डे पढ़ रहे हैं और आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखना, अंत तक वीडियो को बने रहना है ताकि हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण से संबंधित सभी बातों को, सभी तथ्यों को क्रमवार पढ़, क्योंकि बिना थियरी के हम परीक्षा में जाकर एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर सकते। एक बार थियरी पूरा पढ़ने के बाद अगर हम एमसीक्यू पर फोकस करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही कर पाएंगे। इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम के साथ बने रहिएगा, जहाँ जरूरत पड़े आप लिखते चलेगा, प्रश्नों की स्क्रीनशॉट भी करते चलेगा इस टॉपिक का पूरा। और क्लास खत्म होने के बाद इनकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम और इलर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर भी आपको पूरी तरह से मिल जाएंगे। तो घबराना नहीं, बस डे बाय डे आपको पढ़ते चलना है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो प्रतिदिन हम आपके लिए लेकर आते रहें तो वीडियो को लाइक करने के बाद अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को साझा करें ताकि हम इसकी अगली सीरीज भी आपके लिए लेकर आए। तो अगर आपको लग रहा है कि सीरीज काफ़ी बेहतर है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। विभिन्न स्तरों पर सामाजिक अध्ययन की पाठ्यक्रम क्या है, देखिए जैसे हम सिलेबस की बात करें, जैसे आपने सामाजिक विज्ञान शिक्षण का सिलेबस है, अपने जिस परीक्षा की तैयारी करते हैं सबसे पहले उसके सिलेबस को देखते हैं, सिलेबस को पढ़ते हैं, सिलेबस की तैयारी करते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं सिलेबस विभिन्न स्तर पर, जैसे प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, हायर लेवल पर, जो विभिन्न स्तर पर सामाजिक अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, हम लोग उस टॉपिक पर अब चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे प्राथमिक पर। जी हाँ, प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर की हम बात करें तो यह है कक्षा 1 से लेकर 5 तक की बात की जा रही है। माने प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन का जो पाठ्यक्रम होता है इस प्रकार होना चाहिए जिसमें बच्चों में क्रियाकलाप में संलग्न कर आसपास के वातावरण को, समझ को विकसित कर, मतलब वो आसपास की चीज़ों को, अपने आसपास के वातावरण को जान सके। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए और किताबों में भी ध्यान रखना चाहिए, पाठ्य पुस्तकों में भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मतलब यहाँ पर एकदम साफ स्पष्ट है कि सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन का जो पाठ्यक्रम होगा इस प्रकार हो जिससे बच्चों में क्रियाकलाप में संलग्न कर आसपास के वातावरण की समझ विकसित की जा सके। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया, क्योंकि एनसीईआरटी 2005 भी यही बात यहाँ पर कहता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं इसी के साथ और आगे। यहाँ पर हम बात करेंगे उच्च प्राथमिक स्तर की। जब उच्च प्राथमिक स्तर की हम बात करते हैं तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा 6 to 8, मैंने इस यूँ कह सकते हैं 6 से 8 तक। इस स्तर पर सामाजिक अध्ययन की जो विषय वस्तु होती है वो इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र में ले जानी चाहिए। मतलब हम ये देखते हैं कि इतिहास के जो हमारी किताबें होती है, इतिहास के साथ राजनीति विज्ञान होती है, भूगोल से अर्थशास्त्र होता है। मतलब अगर हम 6, 7, 8 की एनसीईआरटी किताबें अगर आपने पढ़ी होगी शायद आपको विदित होगा या आपको याद होगा। जो राज्य स्तरीय किताबें होती है उसमें इतिहास भूगोल के साथ होता है, इतिहास जो राजनीति विज्ञान के साथ और शास्त्र भूगोल के साथ। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो यहाँ पे तीनों किताबें अलग अलग के रूप में पढ़ने को मिलती है। ठीक है, और जो भूगोल के अंदर ही अर्थशास्त्र में पढ़ने को मिल जाता है। तो यहाँ पर ये बात एकदम साफ स्पष्ट है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जाते हैं तो सामाजिक अध्ययन की जो विषय वस्तु होती है वो इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान में अलग अलग हो जाती है। ठीक है, राजनीति और भूगोल में ही हम लोग क्या करते हैं, इसी में अर्थशास्त्र को पढ़ लेते हैं। और जब 9वीं में जाते हैं तब अर्थशास्त्र एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ा जाता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ भी आपको समझ में आ गया हो गया। अब हम बात करते हैं माध्यमिक स्तर की। तो जो माध्यमिक स्तर है ना, तो माध्यमिक स्तर के जो पाठ्यक्रम होते हैं ये समकालीन भारत पर ध्यान देना चाहिए। माध्यमिक स्तर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 9, 10, मतलब 9 से 10 तक, 9 और 10, यहाँ 2 ही क्लास है तो 9 और 10। राष्ट्र के समक्ष उपस्थित सामाजिक तथा आर्थिक चुनौतियों के संबंधित अध्ययन यहाँ पे होना चाहिए। मतलब माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम अगर बात करें समकालीन भारत पर ध्यान देना चाहिए, राष्ट्र के समक्ष उपस्थित सामाजिक तथा आर्थिक चुनौतियों से संबंधित अध्ययन होने चाहिए। इसमें भी इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और शास्त्र स्वतंत्र विषय के रूप में भी अध्ययन किए जाते हैं। और यहाँ पर भारत के समकालीन पर ध्यान देना चाहिए, उसके इतिहास, उसके अर्थशास्त्र, उसके भूगोलिक पर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम उच्च माध्यमिक स्तर की बात करते हैं। जब उच्च माध्यमिक स्तर की बात करें तो 11, 12 आपका हो जाता है, 11 और 12। इसमें क्या है, इस स्तर पर विद्यार्थियों को विषय चयन की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। मतलब पाठ्यक्रम का निर्धारण रोजगार आधारित होना चाहिए। अब यहाँ पे स्वतंत्र विषय के रूप में केवल भूगोल भी पढ़ सकते हैं, इतिहास भी पढ़ सकते हैं, अर्थशास्त्र भी पढ़ सकते हैं, पॉलिटी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर नागरिक शास्त्र के रूप में इन्हें आप स्वतंत्र विषय के रूप में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इस स्तर पर सहभागी अधिगम को और प्रबल बनाना चाहिए। ऐसा ये कहता है कि विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए, ऐसी जो है विषय वस्तु सामाजिक अध्ययन की होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक का जो टॉपिक था, यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। हम इसके और आगे बढ़ें, लेकिन इसके पहले इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा।
इसके अलावा दो और चैनल है यूट्यूब पर, जहाँ पर आप स्टडी विद दुर्गेश सर, सुपर टॉट विद दुर्गेश सर, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। और आप चाहते हैं कि डेली क्लास में आप बने रहें तो उसके लिए आप टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करिएगा, बिना स्पेस दिए ई लर्निंग विद दुर्गेश आगे उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और चाहते हैं इसकी पूरी कंप्लीट सभी विषयों की पीडीएफ एक ही जगह मिल जाए, आज ही लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, सभी नोट्स वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। कक्षा कच्छ प्रक्रिया, गतिविधियाँ और संवाद की हम बात करेंगे। कक्षा कच्छ की जो प्रक्रिया होती है, क्या गतिविधियाँ, संवाद, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें क्या है, कक्षा कच्छ अर्थ, उद्देश्य तथा प्रक्रिया क्या क्या है, एक एक करके हम बात करेंगे और हर एक टॉपिक पर बात करेंगे जहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। कक्षा कच्छ जो होता है वो सामान्यतः शिक्षण गतिविधियों में से संबंधित एक स्थान होता है जहाँ शिक्षक शिक्षार्थी आपस में मिलकर सीखते हैं। कक्षा कच्छ कभी समान शिक्षण समूहों से मिलकर बना होता है, माने राष्ट्रीय पाठचर्या कार्यक्रम 2005 के अनुसार, मतलब एनसीईआरटी 2005 के अनुसार अगर हम बात करें तो यहाँ पे यही बात कह रहा है कि जो जहाँ शिक्षक शिक्षार्थी आपस में मिलकर सीखते हैं, दोनों सीखते हैं, और कक्षा कच्छ कभी समान शिक्षण समूहों से मिलकर बना होता है। कक्षा केवल विद्यालय का एक भाग ही नहीं होता, बल्कि जीवन की बाह्य गतिविधियां भी कक्षा कच्छ की भाग होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कक्षा कच्छ जो होगा केवल विद्यालय का ही हिस्सा होगा, यह जीवन की जो बाहरी गतिविधियां होती है ना, उनका भी कक्षा कच्छ एक हिस्सा और एक भाग, एक पार्ट होता है। आइए इसकी आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आप जहाँ जरूरत पड़े स्क्रीनशॉट करते चलिएगा और साथ में नोट्स बना लेंगे तो आपके पास खुद का भी नोट्स हो जाएगा। लेकिन वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे कक्षा कच्छ के उद्देश्य क्या क्या है। देखिए, अगर घर बैठे चाहते हैं कि आपको ये पूरी नोट्स मिल जाए तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके ना जानकारी ले सकते हैं। घर बैठे सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। ये सभी क्लासेज जनपद जौनपुर से आप सभी के लिए लाइव चलती हैं। कक्षा कच्छ के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो कक्षा कच्छ का उद्देश्य अधिगम को सफल बनाना, मतलब कक्षा कच्छ जो उद्देश्य है वो क्या है, अधिगम को सफल बनाना है। अधिगम को कैसे सफल बनाया जाए। कक्षा कच्छ का दूसरा उद्देश्य सह शिक्षा को बढ़ावा देना है, सह शिक्षा को भी बढ़ावा देना है। इससे सामाजिक सह अस्तित्व का विकास होता है। कक्षा कच्छ का दूसरा उद्देश्य होता है सह शिक्षा को बढ़ावा देना है, इससे सामाजिक सह अस्तित्व का भी विकास होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, माने यहाँ पे ये भी कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है। मानव संसाधन विकास करना, मानव संसाधन का विकास करना और कुशल नागरिकों के निर्माण में कार्य करना, ये भी कक्षा कच्छ का उद्देश्य होता है। शिक्षण के दौरान उत्पन्न आने वाली समस्याओं का निराकरण करना। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कक्षा कच्छ का क्या उद्देश्य, परीक्षा में सवाल सीधा सीधा पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कौन सही है कौन सही नहीं है, इसलिए सभी टॉपिकों को विशेष ख्याल रखना होगा, इस टॉपिकों को विशेष रूप से पढ़ना होगा। अब हम बात करेंगे ना इसकी शिक्षण प्रक्रिया के बारे में कि शिक्षण प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, तो आप लोग इस वीडियो के आगे भी बने रहिएगा। हम कोशिश करेंगे शिक्षण प्रक्रिया के बारे में भी पढ़ने का। शिक्षण एक प्रक्रिया है। प्रारंभ में इस प्रक्रिया में केवल दो ही पहलू माने जाते थे, शिक्षण और छात्र। आदम महाशय ने इसे द्विध्रुवी प्रक्रिया कहा था, परंतु जॉन डेवी ने शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत तीन बातों को सम्मिलित किया है, शिक्षक, विद्यार्थी और समाज। यहाँ पे क्या है, समाज या पाठ्यक्रम, यहाँ पे समाज या पाठ्यक्रम है। ठीक है, यहाँ तक। अब हम इसे त्रिध्रुवी किसने कहा है, आइए ध्यान से देखते हैं। आइए त्रिध्रुवी शिक्षण प्रक्रिया को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, और शायद ये आपके सिलेबस के लिए भी महत्वपूर्ण हो। जॉन डेवी ने शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत तीन समूह बात किया, एक शिक्षण है, एक विद्यार्थी है, मतलब ये शिक्षण हो गया, दूसरा विद्यार्थी हो गया, और तीसरा हो गया पाठ्यक्रम, सिलेबस हो गया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में सीधे सीधे सवाल पूछ ले जाते हैं। आगे अगर हम बात करें शिक्षण के उपागम की बात करें, शिक्षण उपागम क्या होते हैं, तो शिक्षण उपागम शिक्षण का एक ऐसा सिद्धांत है जो किसी विशेष उद्देश्य, नियम, प्रक्रिया आदि से संचालित होता है। शिक्षण उपागम को निम्नलिखित प्रकार में बांटा गया है। आइए देखते हैं शिक्षक केंद्रित और छात्र केंद्रित उपागम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है, और जहाँ जरूरत पड़े आप लोग इस वीडियो को अपने मित्रों को, साथियों को शेयर जरूर करते रहिएगा। अगर आपको लग रहा है कि इस तरह की वीडियो हम प्रतिदिन आपके लिए लेकर आएँ तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हर व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, फेसबुक पर शेयर करेंगे, ताकि हमें भी लगे कि आपको क्लास समझ में आ रही है। शिक्षक केंद्रित उपागम में
मुख्य बल शिक्षक पर दिया जाता है, जबकि छात्र केंद्रित उपागम में मुख्य उद्देश्य छात्रों के अधिक से अधिक अधिगम का संचार करना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न परीक्षा में आता है, जब कूट वाले सवाल पूछे जाते हैं तब वहां पे हम और आप कंफ्यूज जाते हैं, लेकिन अब इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगा। विषय वस्तु केंद्रित उपागम, विषय वस्तु केंद्रित उपागम, इस उपागम में सबसे ज्यादा महत्व पाठ्य की विषय वस्तु को दिया जाता है। विषय वस्तु का विभाजन महत्व के अनुसार किया जाता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, मैंने विषय वस्तु केंद्रित किया। इस उपागम में सबसे ज्यादा महत्व पाठ्य की विषय वस्तु को दिया जाता है, विषय वस्तु का विभाजन महत्व के अनुसार किया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो शिक्षक प्रभुत्व उपागम क्या होता है, माने इसमें शिक्षक का प्रभुत्व रहता है और छात्र तथा विषय वस्तु का महत्व बहुत कम होता है। अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, छात्र तथा विषय वस्तु का महत्व कम होता है क्योंकि शिक्षक प्रयुक्त हो जाता है। अगला है पारस्परिक उपागम। इस उपागम में छात्रों को आपस में अधिक संचार करने का मौका मिलता है। इसमें छात्र जब चाहें अन्य छात्र छात्राओं से शिक्षक से वार्तालाप कर सकता है। एक अच्छी शिक्षण विधि मानी जाती है। इसमें बच्चे खुलकर बोलते हैं और शिक्षक से एक मिलाप होता है उनके अंदर। अब बात करते हैं रचनात्मक उपागम की। इसमें छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर ज्ञान अर्जन का अवसर दिया जाता है। छात्र स्वयं अपने ज्ञान के विस्तार का प्रयत्न करते हैं। इसमें क्या होता है, जो छात्र होते हैं स्वयं अपने ज्ञान के विस्तार का भी प्रयत्न करते हैं। ये रचनात्मक उपागम के अंतर्गत आता है। आगे हम बात करें अनुशासनिक उपागम। इसमें मुख्य बल जीवन में अनुशासन पर दिया जाता है। यह परंपरागत दृष्टिकोण है। अनुशासनिक उपागम, ये सारे उपागम ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बार बार कहूंगा, कई बार जाके इसको पढ़िएगा, वीडियो को पुश कर करके पूरा नोट्स बनाकर लिख लीजिएगा ताकि इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अब आपके सामने जो है वो प्रत्यक्ष शिक्षण उपागम तथा अप्रत्यक्ष शिक्षण उपागम। प्रत्यक्ष शिक्षण उपागम में शिक्षक छात्रों को शिक्षण देता है, शिक्षक और छात्र दोनों बराबर सहभागी होते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष शिक्षण उपागम में शिक्षक सहभागी नहीं होता वरन मार्गदर्शक का कार्य करता है। अब जरा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके आप ये बताइए कि सबसे बेहतर शिक्षण उपागम आपको कौन सा लगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आपका जवाब जरूर आएगा ताकि हम इसका अगला पार्ट, अगला सेशन लेकर आएँ। और आप डेली क्लास के लिए बने रहना चाहते हैं तो आज ही टेलीग्राम को ज्वाइन करके, टेलीग्राम पर हर क्लास की लिंक आपको मिलती रहती है। जी हाँ, टेलीग्राम पर आप लोग आज ही दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा। अगर आप चाहते हैं घर बैठे सभी नोट्स मिले, क्योंकि मेरी क्लास आप सभी के लिए निःशुल्क देशित में राष्ट्रीय में होती है, तो उसके लिए आज ही आप लोग दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फ्री क्लासेज आपको मिलती रहे तो उसके लिए आप एक नंबर है, इस नंबर पर अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर भेजेंगे तो यहाँ पर आप इस क्लास के माध्यम से जुड़कर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर सभी क्लासों के लिंक और नोटिफिकेशन प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर नोट्स चाहिए तो यहाँ पर आप टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सभी एनसीईआरटी के नोट्स आपको मिल जाए तो आज ही प्ले स्टोर से ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप डाउनलोड करके आप सभी क्लासेस को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल नहीं होगा। और आप इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और बताइए क्लास कैसी लगी, अगला सेशन हम लेकर आएँ तो किस टॉपिक पर लेकर, क्योंकि सभी लोग जवाब देंगे तब मुझे भी लगेगा ना कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम भी आपका साथ देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश पे देख रहे हैं तो उसे फॉलो लाइक करिएगा। और अगर आप इस वीडियो को ई लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आज ही इस वीडियो को अपने मित्रों तक साझा जरूर करेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का जय हिंद, जय भारत। क्योंकि अगली जो टॉपिक होगी वो होगी शिक्षण विधियों से। तो अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम आपके लिए शिक्षण विधि की एक नई सेशन, एक नई क्लास लेकर आएँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को दबा के शेयर करिएगा। थैंक यू।